नमस्कार। उत्तराखंड का खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे दुष्यंत गौतम। बीजेपी प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक करेंगे, नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, कई मोर्चे के अध्यक्षों के साथ भी बैठक आज करने वाले हैं। सभी पदाधिकारियों को दिए जाएंगे अहम निर्देश। कैलाश विजयवर्गीय के बाद दुष्यंत का दौरा बहुत महत्वपूर्ण, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक और आज उत्तराखंड दौरे पर दुष्यंत गौतम रहेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम। लगातार उत्तराखंड को लेकर बीजेपी में इसी तरह से रणनीति लगातार उत्तराखंड में भी तैयार हो रही है। तमाम बड़े जो बीजेपी के चेहरे हैं वो लगातार उत्तराखंड पहुंचते हैं, निर्देश देते हैं और जानकारियां लेते हैं पदाधिकारियों से। दुष्यंत गौतम का ये दौरा, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक वो करेंगे, नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उनके साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेंगे, जानकारी लेंगे, उनको मंत्र भी देते नजर आ सकते हैं। कई मोर्चों के अध्यक्षों के साथ भी बैठक करेंगे और सभी पदाधिकारियों को अहम निर्देश भी इस दौरान देंगे। कैलाश विजयवर्गीय भी इससे पहले आए थे और उसके बाद अब ये महत्वपूर्ण दौरा दुष्यंत गौतम का बताया जा रहा है। उत्तराखंड के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है। कई नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करते नजर आएंगे। आज ये दौरा दुष्यंत गौतम का उत्तराखंड का रहने वाला है और उत्तराखंड में यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे और इन बैठकों में कई बड़े लोग, कई पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ही बैठक करेंगे। यहाँ पर नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, कई मोर्चों के अध्यक्षों के साथ भी बैठक करेंगे, सभी पदाधिकारियों को खास निर्देश देंगे। और देखिए, लगातार कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाती है हर चुनाव को लेकर और 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति बीजेपी की अभी से ही नहीं कह सकते, 2022 के चुनाव से कह सकते हैं कि तैयार करनी बीजेपी ने शुरू कर दी थी। लगातार रणनीति बन रही थी कि आखिर किस तरीके से अब 2024 को फतह किया जाए। हालांकि बीजेपी की तरफ से बार बार यही कहा जाता है कि बीजेपी के आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए ये बहुत खास बात ये भी कही जाती है कि लगातार बीजेपी चुनावी मोड़ पर रहती है और चुनाव की तैयारियां हमेशा करती है। इसी लिहाज से कहें तो ये दौरा बहुत खास माना जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय के दौरे के बाद अब दुष्यंत गौतम यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बार माना जा रहा है। संवाददाता अभय कैंथुरा हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभय, देखिए, कैलाश विजयवर्गीय पहले पहुंचे और उसके बाद अब दुष्यंत गौतम, किस तरीके से इनके दौरे को देखा जा रहा है? कई पदाधिकारियों से बातचीत और बैठक करते नजर आएंगे, निर्देश देते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि संगठन के लिहाज से जो दिशा निर्देश पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से दिए गए थे जब वो उत्तराखंड प्रवास पर यहाँ पर पिछले 3 दिनों से थे, उन दिशा निर्देशों का किस प्रकार से इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया जाना है, कौन कौन से नेताओं की जिम्मेदारी कहाँ कहाँ पर तय की जाएगी, कौन सा नेता कौन सा रोल यहाँ पर अदा करेगा, जिससे आने वाले दिनों में संगठन मजबूत हो सके, संगठन के जो कार्यक्रम है वो सफल यहाँ पर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जनता इस कार्यक्रम में जुड़ सके। इसके अलावा जो सबसे जो बड़ी बात है कि जो पार्टी संगठन ने जो इस समय रणनीति बनाई है कि 2024 का लक्ष्य कैसे फतेह किया जा सकता है, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो जरूरी जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों पर कौन अहम रोल अदा करेगा, उन सब चीज़ों को कह सकते हैं, उन सब चीज़ों पर अहम रोल अदा करने के लिए, अहम दिशा निर्देश देने के लिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी यहाँ पर आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी कही जा सकती है कि एक के बाद एक दौरे इस रूप में भी कही जा सकते हैं कि उत्तराखंड में संगठन किस प्रकार से मजबूत हो सकता है और आने वाले दिनों में कैसे उनका लाभ यहाँ पर ले सकती है बीजेपी, उस लिहाज से दौरे कार्यक्रम यहाँ पे कहे जा सकते हैं। तो आज पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम यहाँ पर रहेंगे। 2 महत्वपूर्ण बैठकें उनकी आज यहाँ पर रहेगी, जिसमें पहले बैठक पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ उनकी होगी। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार इस बैठक में मौजूद रहेंगे और जो पार्टी के जो चुने प्रतिनिधि हैं जिनको यहाँ पर बुलाया गया है आज बैठक के लिए, वो यहाँ पर इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उनके साथ प्रदेश प्रभारी का ये कार्यक्रम कह सकते हैं कि जो बैठक के जो बिंदु होंगे उस पर यहाँ पर मंत्रणा चलेगी। जी
बिल्कुल। अबे तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी जो है हर नस पर, हर दुखती नस, हर कमजोर नस पर अब पूरी कोशिश करना चाह रही है। पिछली बार जो कमियां रह गई, पिछली बार जो खामियां रह गई, उनको अब बीजेपी दोहराना नहीं चाहती और इसी वजह से लगातार ये ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लें, चाहे आज दुष्यंत गौतम की बात कर लें और चाहे खुद प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लें, और साथ ही साथ प्रदेश के सीएम तो लगातार बातचीत करते ही रहते हैं। तो इस तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि बेहतर रणनीति बन सके और तमाम दिशा निर्देश है वो स्पष्ट तौर पर पहुंच सके। बिल्कुल, इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है कि उत्तराखंड का मैसेज देश के कई राज्यों में बड़ा कारगर साबित होता है और यही वजह है कि इस उत्तराखंड को बड़ी अहमियत देने का काम बीजेपी की तरफ से यहाँ पर किया जाता है। बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पर आता है, प्रदेश संगठन के जो कार्यक्रम है उनकी सीधी समीक्षा यहाँ पर करता है। ये कहा जा सकता है कि जो पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का जो उत्तराखंड का दौरा रहा था, जिसमें उन्होंने अपने प्रवास कार्यक्रम के दौरान बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर और जिला स्तर से लेकर प्रदेश सरकार तक के मंत्रियों की बैठक उनके द्वारा यहाँ पर ली गई थी। जो दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए थे, जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ पर वो सौंपेंगे और अब ये कहा जा सकता है कि जो दिशा निर्देश राष्ट्रीय स्तर से उनके माध्यम से यहाँ पर प्रदेश संगठन को दिए गए, उन दिशा निर्देशों का सही रूप में इम्प्लीमेंट हो सके, उसकी कोशिश पार्टी के प्रदेश प्रभारी अपने इस दौरे के दौरान करेंगे और उसके लिए नेताओं की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर तय की जाएगी। ये कह सकते हैं कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी का ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों, यानी चाहे वो दीपावली का अवसर हो, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उत्तराखंड में रहेंगे। 2 दिवसीय दौरा उनका यहाँ पर है, जिसमें 2 धामों को दर्शन यहाँ पर करेंगे और ये भी कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में उस दौरान संगठन और मजबूत यहाँ पर दिख सके, उसकी कोशिश इसलिए भी है कि जो संगठनात्मक जो कार्य है वो यहाँ पर सही रूप से हो, उसके परिणाम यहाँ पर अच्छे हो सके, ताकि प्रधानमंत्री जब समीक्षा करें तो पार्टी में एकजुटता आए और संगठन बढ़ावा नजर आए। इसके अलावा दूसरे जो महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है, उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य हिमाचल है। इस समय कह सकते हैं कि वहाँ पर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो ऐसे में उत्तराखंड पड़ोसी राज्य होने के नाते महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर इस चुनाव में प्रभाव निभा सकता है। उस लिहाज से संगठन को मजबूत होना जरूरी है। संगठन के किस नेता की भूमिका विधानसभा चुनाव के लिहाज से वहां पर तय की जाएगी, वो देखने वाली बात होगी और उसके लिए जरूरी है कि प्रदेश प्रभारी जब यहाँ पर आएंगे तो वो उन सब चीजों की बारीकी से समीक्षा करेंगे। किस नेता का हिमाचल जाना तो जरूरी है, कौन कितना प्रभाव वहां पर डाल सकता है, कौन किस काम को वहां पर अंजाम दे सकता है, तो उसकी भी यहाँ पर समीक्षा होगी, उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल, और यही खासियत अगर बात करें, यही खासियत है बीजेपी की। बीजेपी हर कार्यकर्ता की अहमियत समझती है और बीजेपी में जो तमाम पदाधिकारी हैं उनको कहां पर लगाना चाहिए, इस बात को बीजेपी बखूबी समझती है और उसी तरह से रणनीति तैयार की जाती है। अब चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की होगी जांच। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की जांच को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। आयोग के अध्यक्ष ने आज बुलवाई है बोर्ड बैठक। बोर्ड बैठक में जांच पर हो सकता है फैसला। हर पहलू को जांचने की बनेगी विशेषज्ञ समिति और साथ ही साथ अटकी हुई भर्तियों की बनेगी विशेषज्ञ समिति। सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी ऑडिट भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो अधीनस्थ सेवा को लेकर ये तमाम जानकारियां आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की आज जांच होगी और इसको लेकर इंतजाम जो है वो कर लिए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष ने आज बुलाई है बोर्ड बैठक। बोर्ड बैठक में जांच पर फैसला हो सकता है। हर पहलू पर जांचने की विशेषज्ञ की समिति तैयार होगी और यहाँ पर हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच की जाएगी। विशेषज्ञ समिति बनेगी, अटकी हुई भर्तियों की बनेगी विशेषज्ञ समिति। और सबसे बड़ी बात, लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में आवाज बुलंद हो रही थी भर्ती परीक्षाओं को लेकर, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही थी और अब यहाँ पर देखिए ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अटकी हुई भर्तियों की विशेषज्ञ समिति बनेगी और सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी ऑडिट भी तैयार किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हर पहलू की जांच करने के लिए विशेषज्ञ टीम जो है उसकी समिति बनेगी और वहां पर टीम जांच करेगी और अटकी हुई भर्तियों की बनेगी विशेषज्ञ समिति। ये समिति अटकी हुई भर्तियों को लेकर अपना पूरा हिसाब देखेगी, किस तरीके से क्या कुछ चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बड़ी खबर, परीक्षाओं की जांच होगी और यहां पर जांच को लेकर इंतजाम जो है किए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष ने बैठक भी बुलवाई है। संवाददाता अभय हमारे साथ
ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अब देखिए, आज की अगर बात करें तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए ये बड़ी जानकारी आज मिल रही है कि यहाँ पर भर्ती परीक्षाएं जो है, परीक्षाओं की जांच की जाएगी। क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आज एक महत्वपूर्ण बैठक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बोर्ड बैठक यहाँ पर होने जा रही है। इस बोर्ड बैठक में जो भर्ती परीक्षाएं, उन भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा निर्णय आयोग की तरफ से लिया जा सकता है। पूर्व में कह सकते हैं कि जब अध्यक्ष का चयन यहाँ पर नहीं हो पाया था तो जो आयोग के जो सचिव थे उनकी तरफ से शासन को यहाँ पर पत्र भेजा गया था, जिसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक और भर्ती परीक्षा की जाँच की उन्होंने मांग यहाँ पर की थी और उसके लिए अनुमति मांगी थी। और कहा गया था कि इस भर्ती परीक्षा में भी कई तरह की गड़बड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो साक्ष्य आ रहे हैं भर्ती परीक्षा में इस बात की ओर है कि वहां पर भी धांधली हुई है, तो उसकी जांच की उन्होंने अनुमति वहां पर मांगी थी। लेकिन अब आयोग के अध्यक्ष का चयन यहां पर हो चुका है। पूर्व आईपीएस अधिकारी एस मार्तोलिया को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। ये उनकी आज पहली बोर्ड बैठक यहां पर होने जा रही है। इस बोर्ड बैठक में सीधे तौर पर जो भर्ती परीक्षाओं की जो रणनीति है उसको लेकर बातचीत यहां पर होगी। कोशिश यही है कि जो आरोप आयोग पर अभी तक लगे उसमें आयोग पारदर्शी तरीके से जांच यहां पर हो सके। जो भर्ती परीक्षाएं की जा रही हैं या जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं हुआ है, जो घोषित हो चुकी है, उस पर आयोग की क्या भूमिका रहने वाली है उसको लेकर बातचीत यहां पर होगी। तो ये कहा जा सकता है कि इन भर्ती परीक्षाओं में विशेषज्ञ एक समिति बनाई जाएगी जो जांच करेगी कि किस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और किस लेवल की गड़बड़ी हुई है, ताकि आने वाले दिनों में जब उस पर ये कह सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई वहां पर की जाए, जो ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो सके, तो वो सीधे तौर पर वो अपराधी यहाँ पर पकड़ में आ सके। किस स्तर पर ये गड़बड़ियां हुई थी उन सब चीजों की बारीकी से यहाँ पर निगरानी विशेषज्ञ समिति के द्वारा की जाएगी। तो कह सकते हैं कि लगातार अब इस सरकार के दिशा निर्देश के बाद अब आयोग अपनी छवि सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ताकि जो उसके ऊपर दाग लगे वो दाग धुल सके और आने वाले दिनों में आयोग फिर से वापस अपने उस अस्तित्व में आ सके जो भर्ती परीक्षाओं को यहाँ पर संचालित करेगा। जी बिल्कुल अभय, और देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि छवि जो है सरकार की खराब हुई है और भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी लगातार यही बात कही जा रही है कि छवि खराब हुई है। तो ऐसे में अब ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है और जनता का भरोसा जो कि उठा था उसको अब दोबारा वापस लाने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल, यही एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौती आयोग के अध्यक्ष के सामने यहाँ पर होने वाली है कि किस प्रकार से आयोग की जो छवि है, जो धूमिल हुई है, उसको कैसे वापस पाया जा सकता है। साथ ही भर्ती परीक्षाओं में जो पारदर्शिता लानी चाहिए थी, वो पारदर्शिता जो पूर्व में नहीं देखी गई थी, उसको आने वाले समय में बरकरार कैसे रखा जा सकता है, कैसे भर्ती परीक्षाओं को संपन्न यहाँ पर पारदर्शी तरीके से कराया जा सकता है, उसको लेकर क्या कुछ अहम निर्णय होंगे वो आज की बोर्ड बैठक में तय किए जाएंगे। एक रणनीति बनाई जाएगी कि किस प्रकार से आयोग आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से अपना काम वहां पर करेगा। जो रिसफल का कार्यक्रम इस समय आयोग में चल रहा है उस पर निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक किस प्रकार से काम वहां पर किया जा सकता है, यानी किस अधिकारी की जिम्मेदारी कौन सी होगी और उस अधिकारी अपनी उस जिम्मेदारी को पारदर्शी तरीके से कैसे निभा सकता है, और अगर कहीं पर कोई गड़बड़ियां होती है तो फिर उसके लिए कौन से कानून होंगे ताकि उसको भी कड़ी सजा वहां पर दी जा सके। उन सब चीजों की कोशिश रहेगी। इसके अलावा जो भर्ती परीक्षाएं, यानी जो युवा लगातार लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उन भर्ती परीक्षाओं को लेकर ये कह सकते हैं कि अभी तो फिलहाल सरकार ने एक आदेश के तहत पे ये कह सकते हैं 23 भर्ती परीक्षाओं 18 भर्ती परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने का निर्णय यहाँ पर लिया है। लेकिन आने वाले दिनों में और भी वैसी भर्ती परीक्षाएं विभिन्न विभागों की जो आयोग के माध्यम से यहाँ पर होनी है, तो उस समय उन भर्ती परीक्षाओं को कैसे संपन्न कराया जा सकता है उसको लेकर भी निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, अब आप बने रहिए हमारे साथ, आगे अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में लगातार त्योहार का जो सीजन है उसको ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम एक्टिव नजर आ रही है और तमाम जगहों पर जाकर दिन रात ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। इस कड़ी में खाद्य सुरक्षा की टीम ने देहरादून के विभिन्न संस्थानों पर भी और ढाबों पर भी छापेमारी की है। दिवाली समेत कई त्योहारों को देखते हुए ये छापेमारी लगातार की जा रही है। देहरादून में खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में जहां पर 11 अक्टूबर से खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकारी विशेष छापेमारी अभियान के तहत लगातार जुटे हुए हैं, तो वहीं हर दिन मिलावट को लेकर मिल रही शिकायतों के आधार पर खाद्य सुरक्षा की टीम कार्रवाई कर रही है और सोमवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम देहरादून के कारगी क्षेत्र में पहुंची और यहां पर भी छापेमारी की गई है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में मौजूद विभिन्न मिठाइयों की दुकानों पर भी छापेमारी की और साथ ही साथ कई ढाबों पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान कई खाद्य सैंपल पदार्थों के लिए गए हैं और साथ ही साथ साफ सफाई न होने पर स्थिति में विभिन्न तरीके से बदलाव जो है उनको करने के लिए भी चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि साफ सफाई को भी मेंटेन किया जाए, इसको लेकर चेतावनी दी गई है। दीपावली पर्व को देखते हुए हमारे जो खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय है उनके निर्देश पर हम लोग
जो है लगातार सैंपलिंग निरीक्षण की कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसमें जैसे अभी हम लोगों ने ड्राइव चलाया है, 11 तारीख से हमारा ड्राइव चला है और लगभग हम लोगों ने इसमें 30 के आसपास सैंपल अभी जो है अलग अलग जो जिसमें हमें डाउट जो है उस संदेह के आधार पर लैब भेजे गए हैं। दीपावली पर्व को देखते हुए हमारे जो खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय है उनके निर्देश पर हम लोग जो है लगातार सैंपलिंग निरीक्षण की कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसमें जैसे अभी हम लोगों ने ड्राइव चलाया है, 11 तारीख से हमारा ड्राइव चला है और लगभग हम लोगों ने इसमें 30 के आसपास सैंपल अभी जो है अलग अलग जो जिसमें हमें डाउट जो है उस संदेह के आधार पर लैब भेजे गए हैं। दीपावली पर्व अभय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय देखिए, लगातार ये ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से, ताकि खाने पीने की चीजों में मिलावट ना हो सके, लोगों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। देहरादून में कई जगहों पर छापेमारी की गई और कहां पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि अब त्योहारी सीजन है, तो ऐसे में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई हो सके उसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग अपनी कार्रवाई यहाँ पर कर रहा है। लगातार ऐसे प्रतिष्ठानों पर या ऐसे गोदाम पर उनकी छापेमारी यहाँ पर चल रही है जहाँ पर संभावनाएं गड़बड़ी होने की, यानी मिलावट की जहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा नजर आती है या जिसकी शिकायतें लगातार खाद्य विभाग को यहाँ पर मिल रही है, उन संस्थानों के ऊपर उनकी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग चाहे देहरादून में हो, हरिद्वार में हो या नैनीताल में हो, अपने स्तर पर उन सब चीज़ों की कार्रवाई यहाँ पर कर रहा है। उसकी सैंपलिंग यहाँ पर लगातार खाद्य पदार्थों की कर रहा है ताकि उसकी रिपोर्ट यहाँ पर आ सके और अगर उस पर मिलावट है तो फिर ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके जो जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ यहाँ पर कर रहे हैं। त्योहारी सीजन में इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर आमतौर पर देखी जाती है, लेकिन जैसे ही दीपावली का सीजन आता है ये कार्रवाई ज्यादातर रूप में यहाँ पर फैलने लगती है, क्योंकि हर संस्थान ये कह सकता है कि ज्यादातर जो संस्थान है, चाहे वो मिठाइयों से जुड़ा हो या डेयरी फार्म से जुड़ा हो, वो अपने स्तर पर इन सब चीजों का बिक्री यहाँ पर करने लगता है जिसका लाइसेंस उनके पास भी नहीं होता है, तो वहाँ पर मिलावट की ज्यादा संभावनाएं बन जाती है। तो ऐसे में जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो सके, ऐसे प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई यहाँ पर हो सके, उसकी तैयारी खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। अभी तक की इस कार्रवाई में देखा जाए तो इस सीजन में अभी तक 93 खाद्य पदार्थों के सैंपल अभी तक खाद्य सुरक्षा विभाग यहाँ पर ले चुका है, जिसमें से 2 दर्जन से ज्यादा जो सैंपल है वो अभी तक यहाँ पर फेल होते हुए नजर आए हैं और उनके खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई जारी है। और आने वाले दिनों में भी लगातार इस तरह की कार्रवाई खाद्य विभाग अपनी करने जा रहा है। उसके लिए जो एक्शन जो टीमें हैं वो यहाँ पर उन टीमों का गठन यहाँ पर कर लिया गया है जो बॉर्डर से लेकर शहर के भीतर तक अपनी कार्रवाई यहाँ पर कर रहा है। तो कह सकते हैं कि त्योहारी सीजन में आम जनता की सेहत का ध्यान रखने के लिए उसके साथ खिलवाड़ ना हो सके उसकी कोशिश खाद्य सुरक्षा विभाग यहाँ पर कर रहा है और जो मिलावटखोर है उनके खिलाफ कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए अभय, लगातार ये तस्वीर हम देख पाते हैं कि जब त्योहार का सीजन आता है तो ऐसे में क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है तो क्वालिटी को नजरअंदाज किया जाता है, क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में मिलावट उसमें की जाती है। क्योंकि देखिए त्योहारों के सीजन में बड़ी संख्या में लोगों को मिठाई चाहिए होती है, हर घर में मिठाई जाती है, तो ऐसे में ये मिलावटखोरी का जो धंधा है इस समय बहुत ज्यादा पनपता है। आप जैसे कि बता रहे हैं कई जगहों पर कार्रवाई की गई है, क्या ये बड़े बड़े दुकानदार हैं या फिर छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं वहां पर भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली? बिल्कुल प्राइमरी बेसिस इस पर तो ये कहा जा सकता है कि जिन जगहों पर शिकायतें मिल रही है, जहां पर खाद्य विभाग की जो टीमें हैं वो जा रही है, सैंपलिंग कर रही है और उसके अलावा उन्हें जो शिकायतें मिल रही है उन शिकायतों पर वो काम वहां पर कर रहे हैं। अभी तक ये कह सकते हैं कि बड़ा कोई ऐसा संस्थान सामने नहीं आ पाया, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो बॉर्डर वाले जो चेक पोस्ट है उन चेक पोस्टों पर खाद्य विभाग की टीमें एक्टिव मोड पर वहां पर काम कर रही है, यानी जो खाद्य पदार्थ बाहरी प्रदेशों से राज्य में आ रहे हैं उन पर खासतौर पर निगरानी यहाँ पर खाद्य विभाग रख रहा है। उसमें कह सकते हैं कि जो मावा हो गया, दूध से जुड़े हुए जो पदार्थ हो गए या दूध से जो मिठाइयों के जो पदार्थ हो गए जिनका यहाँ पर भारी मात्रा में आयात होता है, उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर उस पर खाद्य विभाग अपनी निगरानी यहाँ पर रखा हुआ। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो टीमें यहाँ पर काम कर रही है अगर उसी तरीके से काम कर पाती हैं तो फिर मिलावटखोरों पर नकेल कसी जा सकती है। ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो गोदाम बने हुए खासतौर पर जिनके पास लाइसेंस नहीं है और वो इन त्योहारी सीजनों में इस तरह के मिलावटखोर का अपना काम यहाँ पर करते हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर उनके द्वारा काम यहाँ पर किया जा रहा है ताकि मिलावटखोरों पर अंकुश लगाया जा सके। मिलावटखोर इतनी बड़ी गलती करते हैं कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। चलिए आपका बहुत धन्यवाद फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बीएसएनएल एक्सचेंज में आग लग गई और कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। अग्निकांड के बाद बीएसएनएल की सेवाएं बाधित हो गईं और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से यहां पर विकराल रूप से आग लगी। आग लगने की जानकारी दी गई फायर ब्रिगेड की टीम को, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। काफी समय आग को बुझाने में लगा, लेकिन इस आगजनी के बाद बीएसएनएल की सेवाएं काफी देर के लिए बाधित हुई और ये तस्वीरें आप देखिए
बीएसएनएल एक्सचेंज में आग लगी। आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। टीम ने काफी मशक्कत की और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने के बाद बड़ी दिक्कत यहां पर बीएसएनएल की सर्विस में आई। शहर के बीएसएनएल एक्सचेंज ऑफिस में देर रात आग लग गई और आग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग लगने से बीएसएनएल का सर्वर जो है वो पूरी तरह से जल गया और सूचना इसकी फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। घंटों यहां पर मशक्कत की गई, आग बुझाने का प्रयास किया गया। आग लगने से अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ का अगर संचार जो है उसकी सेवा की बात करें तो वो ठप हो गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बीएसएनएल के कस्टमर्स को खासतौर से दिक्कत का सामना करना पड़ा क्योंकि आग लगने की वजह से सेवाएं ठप हो गई थी अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ की। और इसके बाद आपको बता दें कि आग लगने के कारणों का अगर बात कहें तो अभी फिलहाल इसका पता नहीं लग पाया है। ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और आग की वजह से बीएसएनएल को 80 से 90 लाख का नुकसान हो गया है, ये जानकारी मिल पा रही है। आकलन किया जा रहा है नुकसान का और कहा जा रहा है कि 80 से 90 लाख का नुकसान हुआ है। देर रात करीब 11 बजे आग लगी है। सर्वर रूम में आग लगी। धीरे धीरे आग की लपटें जो है पूरे सर्वर रूम में फैल गई और पूरा सर्वर रूम जो है आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और प्रभारी अग्निशमन अधिकारी उमेश परगाई ने बताया कि करीब 11 बजे की बात है रात के, जब सूचना दी गई थी दमकल विभाग को और उसके बाद दमकल की टीम तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंची और कड़ी मुशक्कत लगभग घंटे भर की, जिसके बाद ये आग जो है इस पर काबू पाया गया। ये तस्वीर आप देखिए। हालांकि तस्वीर में भी देखने को मिल रहा है कितना विकराल रूप आग ने लिया। सेवाएं भी यहाँ पर बाधित हुई। प्रदेश में कानून व्यवस्था का चाक चौबंद इंतजाम करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव की तरफ से बार बार दिए जाते हों, लेकिन राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर पुलिस का बचाव करने के लिए अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने यूपी पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा दिया है। अपर मुख्य सचिव के द्वारा दिए गए इस बयान को खुद अपर मुख्य सचिव गृह ने ही बदल दिया और सफाई देते हुए यूपी पुलिस की कार्यशैली को बेहतर करार दिया है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि उनका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं कहना चाहती थी। अपने बयान को उन्होंने फिर बदला और बदलते हुए अपने बयान पर उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस की कार्यशैली अच्छी है। पहले उन्होंने यूपी पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए थे और उसके बाद अब उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस की कार्यशैली बेहतर है। आपको बता दें कि एसीएस गृह ने जब ये बयान दिया उसके बाद से लगातार वो ट्रोल हो रही थी, लगातार उनको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे और अब उन्होंने अपने सवाल जो उन्होंने बयान दिया था उस पर तमाम सवाल खड़े होने के बाद यू टर्न लिया है और कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि यूपी पुलिस की कार्यशैली को बेहतर करार उन्होंने अब दिया है। पहले सवाल खड़ा किया, फिर सफाई दी और अब कहा गया है कि कार्यशैली यूपी पुलिस की बेहतर है। हालांकि कई सवाल इनको लेकर खड़े हुए थे इस बयान के बाद। जो भी कोई क्राइम होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होना चाहिए और जो वास्तव में दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सभी प्रदेशों की पुलिस अच्छा काम कर रही हैं, यूपी पुलिस भी और उत्तराखंड पुलिस भी। जो भी कोई तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।